नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। टारगेट लर्न के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि लास्ट मोमेंट चल रहा है। बिल्कुल रिवाइज करने का टाइम आ गया है। इसमें बिल्कुल आप कुछ नया चीज़ ना पढ़िए, बस रिवाइज़ कीजिए। जितने भी आप टॉपिक कवर किए हैं पिछले कक्षाओं से या पिछले जहाँ से भी आपने पढ़ा है, बस रिवीजन कीजिए आप उसको। कुछ भी नया पढ़ेंगे कन्फ्यूजन होगा, फिर दिक्कतें होंगी। तो उसी से रिलेटेड हम रिवीजन का ही टॉपिक उठाए हैं। और सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं इसमें पेडोलॉजी में, सीडीपी में, जिसने तीनों सेक्शन चारों सेक्शन में काम करेगा आपका। आइए शुरू करेंगे उसी को। आप सरसरी निगाह से पूरा एक वे में क्लियर करेंगे। मुश्किल से 10 या 15 मिनट में एक ही क्लास में सारा हम क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपना। और ध्यान दीजिएगा बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। हम जो भी बातें बोल रहे हैं कुछ ना लिख पाएँ, क्या कि बोर्ड में स्पेस कम पड़ता है, तो आप बातों का ध्यान दीजिएगा और उसको ग्रहण कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे को ले रहे हैं। तो इनसे पूछता क्या है, जीन पियाजे का होता है क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहली बात ये हो गई कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे रिलेटेड 2-3 बातें आती हैं। उसके बातें क्या आती हैं आप देख लीजिए। पहले इसका आता है क्या? समायोजन। इसमें ही आता है समायोजन, ठीक है। इसी में आता है क्या? आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण, इसको हम लोग समझेंगे अभी क्या क्या होता है। इसी में आता है क्या? स्कीमा। इसी में आ जाता है स्कीमा। तो समायोजन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट चीज़ को, बच्चा जिसको न देखा हो उसके चीज़ों में समय, अपनी पुरानी जो चीज़ें वो सीखा है, जिस चीज़ को अवलोकन किया, जिसको जानता है, उस चीज़ से बिल्कुल अलग चीज़ उसको मिल जाए तो क्या करेगा? समायोजन करेगा। जैसे किसी ने उसको बताया कि नहीं बिल्ली है, बिल्ली को देख करके और उसको नया चीज़ कुत्ता दिख गया, उसको भी वो बिल्ली बोल रहा है, तो उसको बारे में बताना पड़ेगा नहीं ये कुत्ता है, इसके भी ऐसे होते हैं, इसकी साइज़ बड़ी होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है। तो उसमें वो समायोजन करेगा। अपने पुराने ज्ञान में क्या करेगा? वो समायोजन करेगा, नए तौर से उसको सीखेगा, समायोजित करेगा। नए ज्ञान को नए तरीके से क्या करेगा? सीखेगा। अब आपका आत्मसातीकरण जो होता है, आत्मसातीकरण में क्या होता है? आत्मसातीकरण में जो भी ज्ञान पहले से बच्चा अर्जित किया रहता है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके वो जो एडजस्ट कर लेता है नए ज्ञान को, उसको कहते हैं आत्मसातीकरण, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है। जो पुराना ज्ञान है उसी में थोड़ा बहुत बदलाव करके वो एडजस्टमेंट कर लेता है, उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। यहाँ स्कीमा होता है। स्कीमा क्या है? स्कीमा वही चीज़ है जो इन चीज़ों के लिए पहले से उसको अवधारणाएं बनी है, उसके दिमाग में जो छोटी छोटी अवधारणाएं पहले से बनी हुई हैं, जिसके थ्रू इन लोगों को एडजस्ट कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्कीमा। तो ये आपके हो गई क्या? 3 चीज़ें इसमें आती है। इसमें एक अनुकूलन भी आता है। अनुकूलन मतलब इन्हीं चीज़ों को कैसे वो अनुकूलित करेगा, इस इन्हीं में आता है। अनुकूलन भी इन्हीं के टॉपिक में आ जाता है। एक अनुकूलन, इक्विलिब्रेशन जिसको बोलते हैं, इन्हीं के टॉपिक का वो विभाग है। तो आप लोग इसको समझ गए, समायोजन किसको बोलते हैं, आत्मसातीकरण, स्कीमा और अनुकूलन इन्हीं का पार्ट है। अगर क्वेश्चन में इसको लेकर के पूछे तो समझिए कि जीन पियाजे की बात कर रहा है और उन्हीं से रिलेटेड ये बातें हो रही हैं। और इनके 4 स्टेज आते हैं। इन्होंने 4 स्टेज दिए थे। 4 स्टेज कौन कौन थे उसको भी आप लोग देख लीजिए। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। बहुत क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। इसमें आप लोगों को ऐसे ही रिवीजन की जरूरत है। 4 स्टेज इन्होंने दिया था। क्या दिया था? ये पहला था इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था इन्होंने दिया था। ये था 0 से 2 वर्ष के बीच दिए थे। इसमें क्या, एक एक को समझते चलते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था में क्या होता है? जब छोटा बच्चा होता है तो जो भी चीज़ें वो करता है, जो भी काम या कुछ भी करता है, अपनी इंद्रियों की वजह से करता है। यानी अगर बेड पे बैठा है, खिलौना दूर पड़ा हुआ है, तो चादर की वजह से खींच करके उस खिलौने को पालेगा, न कि वहाँ जाके वो प्राप्त करे। यानी इंद्रियों को अपने चलाता है और कुछ भी काम करता है, रोता है, हाथ पैर पटकता है, मतलब इंद्रिय गामक अवस्था है ये छोटा बच्चा करता है। दूसरी अवस्था क्या आ जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है 3 से 7 वर्ष के बीच होती है, ठीक है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिल जाएगा। 3 से 6 वर्ष भी होता है। इस पर आप लोग विशेष ध्यान न दें। इसमें ध्यान दें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। सबसे पहले इन्होंने कितने दिए? 4 अवस्थाएं दी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तीसरा हमारा आ जाता है कौन सा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है आपकी। मूर्त में क्या होता है? बच्चा मूर्त रूप से
चीज़ों का अध्ययन करना शुरू कर देता है, देख करके हर चीज़ों को समझने लगता है, उसके अंदर डेवलप होने लगती हैं चीज़ों का परमानेंस, मतलब वो दिमाग में हर चीज़ों की इमेज एक बनाना क्रिएट कर देता है मूर्त रूप से। यहीं पे होता है हमारा का इंद्रिय गामक अवस्था में ही होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है, तो इंद्रिय गामक अवस्था में ही ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, वस्तु अस्थायित्व की भावना आती है, जहाँ पे बच्चा, कहने का मतलब है अस्थायित्व का मतलब कि बच्चा अगर अपनी मम्मी को न देखता है तब भी रोता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मेरे रोने की आवाज़ सुनेंगी तो वो जरूर आएंगे। मतलब उसको लगता है कि इधर इर्द गिर्द कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बिल्कुल एक क्लियर रूप से उसको इमेज नहीं बनता है इस चीज़ का। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इंद्रिय गामक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व की भावना होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप जानते ही हैं। आ जाता है आपका चौथा हो जाता क्या, औपचारिक 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 संक्रियात्मक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। बिल्कुल हम लोग रिवीजन इसके लास्ट मोमेंट में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मदद करेंगे आपको। ये जो हम बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आप लोग इस वीडियो के 1 टाइम वॉच कीजिए और एग्जाम में आपको बहुत मदद करेंगे ये सब। तो हो गया आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चौथा स्टेज होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 स्टेज हो गए। किसमें, जिन पियाजे में। पहले आप दिखाए कि क्या होता है, समायोजन, आत्मसातीकरण, स्कीमा और अनुकूलन, ये हो जाते हैं। यही आपके 4 अवस्थाएं होती है। इसमें ये बात और करते हैं, ये 4 अवस्थाएं हो गई, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें एक और बात करते हैं, पियाजे में आ जाता है कि इन्होंने भाषा पे जोर नहीं दिया है, इनमें भाषा पे इन्होंने जोर नहीं दिया है ज़्यादा, बच्चे के भाषा। और यही एक बात करते हैं क्या, अहम केंद्रित वाक्य। अहम केंद्रित वाक्य की इन्होंने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। जब भी अहम केंद्रित वाक्य किया है तो आप करेंगे, जिन पियाजे ने बात किया है अहम केंद्रित वाक्य की, यहाँ पे अहम केंद्रित वाक्य। और ये भी ये कहे हैं कि विचार जो है भाषा से पहले आता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जितने भी पॉइंट हम दे रहे हैं आप लोगों को इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। विचार क्या है, भाषा से पहले आता है। हम उनके बायोगोस्टिकी में भी आएंगे तो उनको भी बताएंगे। इनमें जितने टॉपिक आते हैं उसको हम क्लियर करा रहे हैं। क्या करते हैं, ये अहम केंद्रित वाक्य की बात करते हैं, विशेष इस पर बल नहीं देते हैं। इस अहम केंद्रित वाक्य को बच्चे का विशेष संज्ञानात्मक या जो भी विकास होता है उस पर ये बल नहीं देते हैं, बस ये बोलते हैं कि हाँ उसमें अहम केंद्रित वाक्य की अवस्था होती है, वो अहम केंद्रित बात करता है, खुद से जो परामर्श सब बातें करता है उसी को ये अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं। आपका दूसरा आ जाता है ये विचार भाषा से पहले आती है। विचार भाषा से पहले की बात की है यहाँ पे पियाजे जी। तो बस पियाजे से इतने टॉपिक हो गए, इससे बाहर आपको इनसे कुछ नहीं पूछता है। इतने ही टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इतने टॉपिक इनसे पूछता है। और दूसरे हम लेंगे क्या, दूसरा हम ले लेंगे इन्हीं से रिलेटेड क्या है, वाइगोत्स्की जी को ले लेंगे। तो इनके सिद्धांत का क्या नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। बिल्कुल धैर्य बना के आप वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें से मिल जाएगा और एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। जब भी वैज्ञानिकों से अगर क्वेश्चन कुछ पूछ दिया तो इससे बाहर नहीं जाए। जितने भी हम वैज्ञानिक लिए हैं 1 लाइन में एकदम बिल्कुल सब क्लियर करा रहे हैं। ऊपर आ गया क्या, वाइगोत्स्की जी आ गए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं। पियाजे जी दिए थे क्या, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पे ये क्या बात करते हैं, ये भी 2-3 बातें करते हैं। क्या बात करते हैं, ये MKO की बात की है। क्या, MKO, मोर नॉलेजेबल देन अदर, मतलब खुद से ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, मतलब ज़्यादा ज्ञानी दूसरा की बात करते हैं। जहाँ भी आ जाइए शब्द, ये बात करते हैं क्या, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मतलब जहाँ पे बच्चा काम करते करते अड़क जाता है, वहाँ पे जाकर उसको सुझाव दिया जाता है तो वो काम पूरा कर लेता है, वही को बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे मान लीजिए यहाँ है तो ये बच्चे का एरिया है, इतना तो वो काम कर ले रहा है, लेकिन इस एरिया तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसी में हम अगर ZPD उसको दे देंगे समीपस्थ विकास, तो यहाँ तक वो पहुँच जाएगा और कार्य को सफल कर लेगा। तो यहाँ पे आता है ZPD, किस में आता है, वाइगोत्स्की में ही आता है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है क्या, स्कैप फोल्डिंग की बात ये करते हैं, इसी को बोलते हैं मचान। इसको आप याद रखिए, हिंदी में मचान पाड़ भी बोलते हैं इसी को, मचान पाड़ या इसको इत्यादि और भी शब्द दिया जाता है, लेकिन आप इंग्लिश का वर्ड इसका याद करिए, स्कैप फोल्डिंग।
स्कैफ होल्डिंग की भी बात करते हैं। मतलब प्रारंभिक में जो इसको सपोर्ट दिया जाता है बच्चे को, उसको बोलते हैं क्या, स्कैफ होल्डिंग बोलते हैं। ये क्या कौन बात करता है, वाइगोत्स्की जी बात करते हैं। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 3 आप देख लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए, एमकेओ की बात करते हैं, जेडपीडी की बात करते हैं, स्कैफ होल्डिंग की बात करते हैं ये। और अगला आ जाइए, हम लोग देख ले रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सारी वीडियो को एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखिए, बहुत उपयोगी वीडियो होगी आपके लिए। और ये बात करते हैं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, निज भाषा। निज भाषा की बात करते हैं, मतलब निज भाषा ही बात करते हैं क्या, जैसे वो बात कर रहे थे प्याजे अहम केंद्रित वाक्य की, उसी तरह ये निज भाषा की बात करते हैं। ठीक है, ये भाषा की बात करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ये इसमें अपने सिद्धांत में प्रायोरिटी देते हैं कि इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, इससे बहुत कुछ सीखता है। वो अपनी निज भाषा से खुद से जब वो बातें करने लगता है तो अपनी सारी सॉल्यूशन निकाल लेता है। निज भाषा यानी प्राइवेट स्पीच की बात ये करते हैं। कौन बात करता है, वाइगोत्स्की जी। आप इंग्लिश का भी वर्ड जरूर याद रखें, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत उलट पुलट के देता है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड सेम रहता है। प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने हो गए किससे, वाइगोत्स्की। हम बहुत क्विक रिवीजन ले रहे हैं और जल्दी जल्दी में ले रहे हैं, बिल्कुल आपका टाइम इस समय नहीं है और नुकसान टाइम ना हो। ठीक है, तो निज भाषा की बात कौन करता है, वाइगोत्स्की जी बात करते हैं। इनसे इतना ही बस है, एमकेओ, जेडपीडी, ठीक है, स्कैफ होल्डिंग, निज भाषा, सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत, इन्होंने भाषा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ये भाषा को नकारे नहीं है, कहते हैं कि भाषा बच्चा अहम केंद्रित, मतलब समाज के साथ अनुयुक्त क्रिया, मतलब अहम केंद्रित अनुयुक्त क्रिया, अंतः क्रिया के साथ सीखता है। समाज के साथ अंतः क्रिया करता है बच्चा, तो उसके भाषा और सामाजिक विकास होते हैं। तो इन्होंने बात किया है वाइगोत्स्की जी, समाज और भाषा की बात समाज से जोड़कर करते हैं, समाज से हटकर वो बात नहीं करते हैं। प्याजे जी संज्ञान पे बात करते हैं कि बच्चा जब परिपक्व होता है, उसको संज्ञान आता है, तब जाके भाषा और उसको सामाजिक विकास होता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि नहीं, बच्चा जो भी होता है समाज के साथ जुड़ करके और अंतः क्रिया करके वो सीखता है। तो आइए, इनका हो गया वाइगोत्स्की और हमारे प्याजे वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम लोग। सारे जितने भी हमने टॉपिक ले रखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्रम से आप अपना गेन करिए और वीडियो को पूरी देखिए, ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो। आज ये आप कर लेंगे हम लोग किसके, कोहलबर्ग की बात कर लेंगे। ये लास्ट मोमेंट पे रिवीजन है आपका, बिल्कुल लास्ट में, जो आप पहले से पढ़े हुए इसको देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कोहलबर्ग ने क्या दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत। ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिए। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। मोरलिटी का सिद्धांत इन्होंने दिया। इनमें क्या है, इनमें ये याद रखिएगा कि इनमें इन्होंने 3 स्टेज दिए। ठीक है, 3 स्टेज दिए हैं, और तीनों मतलब एक स्टेज के 2 लेवल हैं। फर्स्ट स्टेज के 2 लेवल हैं, ठीक है, तो सेकेंड के 2 लेवल हैं और थर्ड के 2 लेवल हैं। तो समझ लिए, फर्स्ट को क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेज को कहते हैं क्या, पूर्व परंपरागत। आप मेरे स्पीच पे ध्यान दीजिए, आवाज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लिखने के लिए स्पेस कम पड़ रहा है हमको, इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, जिसमें क्या आती है, फर्स्ट आज्ञा एवं दंड, आज्ञा और दंड की आती है। क्या, आज्ञा और दंड की बात करते हैं। इसी में जो दूसरा होता है वो क्या होता है, टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा की बात करते हैं। इसमें किसमें, पूर्व परंपरागत अवस्था में, जिसकी आयु करीब होती है वही प्राइमरी एज होती है। क्या, 0 से आप 5 साल ले लीजिए, प्राइमरी एज की होती है 5 या 10 साल। हाँ, 0 से 10 साल की अवस्था में ये बच्चा 4 से 10 साल जब भी प्राइमरी में पढ़ता है, उस समय की अवस्था होती है कौन सी, पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, जिसमें आज्ञा और दंड की बात करते हैं फर्स्ट में, टिट फॉर टैट की दूसरे में बात करते हैं, और दूसरे में आ जाएंगे तो ये होती है परंपरागत अवस्था होती है। परंपरागत में आपका क्या आ जाता है, इसमें आता है अच्छा लड़की अच्छा लड़का, मतलब बच्चा समझता है कि हम अपने माँ बाप के नज़र में, टीचर के नज़र में कैसे अच्छा बन सकें, क्या काम करें कि हमको लोग अच्छा बोलें। तो उस समय ये भावना रहती है अच्छा लड़के की। और दूसरे में आ जाती है क्या, कानून व्यवस्था और न्याय की बात करता है बच्चा। मतलब वो खुद थोड़ा डिपेंड हो जाता है खुद पे कि हमको क्या काम करना है, क्या नहीं करना, कैसे हमें अब दूसरों से हट करके वे क्रिएट करना है और खुद के लिए काम करना है। तो वहाँ पे दूसरी स्टेज हो जाती है, लेवल। और इसमें आ जाता है क्या, इसमें आ जाती है किसकी भावना आती है, परोपकार करने की भावना जनरेट हो जाती है। परोपकार करने मतलब कि आप ले लीजिए, इसमें महात्मा गांधी इतने लोग भी हैं। यहाँ कहने का मतलब है इसमें इतना क्षमता आ जाता है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। और इसी का दूसरा लेवल होता है, इसमें पूर्ण रूप से अपना काम
खो करके भी जो दूसरों की मदद कर दे उसको कहते हैं हमारी परोपकार की भावना इसमें भी रहती है। यानी सेकंड लेवल में इसमें क्या हो जाता है, एथिकल प्रिंसिपल आ जाता है, जिसमें मतलब अपनी बातों को छोड़कर, अपनी भलाई छोड़कर लोग जब दूसरों की भलाई करने लगे, अपना नुकसान भी हो जाए लेकिन जनता पब्लिक या जिसके समाज के लिए अच्छा कार्य करने लगे, तो वहाँ पे आ जाता है क्या, इस सेकंड लेवल पे आता है। किसमें, ये वो होता है क्या, उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत, ये आपकी उत्तर परंपरागत अवस्था होती है। ये 3 अवस्थाएं किन्होंने दिया है, क्या, कोलबर्ग ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत इनके विकासित का नाम है। ये आपकी इतने ही बस पूछे जाते हैं, किस में, कोलबर्ग में। अब आज ये हम नेक्स्ट लेंगे, आपको नेक्स्ट ले लेंगे इनसे, बस इतना ही आता है। 3 हमारे हो गए साइंटिस्ट जो मेन थे। इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, बिल्कुल आप इसको हल्के मत लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से इसको करके जाइए और 1 टाइम वॉच जरूर कीजिए लास्ट मोमेंट पे, आपको काफ़ी मदद करेगा। अब आपका आ जाता है कौन सा, इसी क्रम में ले लेंगे चोम्स्की, इनको ले लेंगे। इन्होंने क्या कहा, इनका बहुत लाइट है। इन्होंने कहा है क्या कि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है। इन्होंने कहा है कि बच्चे में जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, एक सहज प्रक्रिया है। ये सहज मतलब नेचुरल है कि बच्चा भाषा ग्रहण करता है, किससे, अपने परिवेश से, समाज से, परिवार से, पीयर ग्रुप से, अपने सहपाठियों से, पड़ोसियों से। ये सहज होती है। कभी भी बच्चे को आप खाना दो, पानी दो, दूध दो, ये सब कोई नहीं सिखाता है, वो खुद ही समझ जाता है, अपने आप से अर्जन कर लेता है। तो इसी की बात करते हैं कौन, चोम्स्की जी बात करते हैं कि भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। इस बात को आप याद रखिए कि भाषा अर्जन की क्षमता की बात कौन कहा है, तो उन्होंने चोम्स्की किया कि जन्मजात क्षमता होती है, उनमें इनेट एबिलिटी होती है कि वो भाषा को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी मातृभाषा को खुद ही ग्रहण कर लेता है। नेचुरल प्रोसेस है, सहज प्रक्रिया है। और एक दूसरी ये बात करते हैं, दूसरी बात क्या करते हैं, ये बात करते हैं आपकी क्या, यूनिवर्सल ग्रामर की। इसको भी याद रखिए, यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। ये कहते हैं कि एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है, ठीक है, जो बच्चे के एलईडी नाम की बात करते हैं। एलईडी एक डिवाइस की बात करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की ये बात करते हैं। इसी में यूनिवर्सल ग्रामर नाम की एक पोजीशन बताते हैं, जिसको लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। राइट में तो हमेशा क्रिएटिविटी पाई जाती है, लेफ्ट में ही हमारी लैंग्वेज पाई जाती है, यानी भाषा पाई जाती है। तो इसी की ये बात करते हैं, एलईडी की बात करते हैं। ये बातें आप लोग याद रखिए, भाषा अर्जन की बात करते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं और एलईडी की बात करते हैं। एलईडी हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में ही हमेशा पाई, क्योंकि राइट में तो हमारी क्रिएटिविटी होती है, तो ये लेफ्ट में पाया जाता है। लेफ्ट में भाषा अर्जन की क्षमता होती है, वही में एक डिवाइस होती है। ये बात करते हैं कि 5 वर्ष के बाद ये डिवाइस जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। 5 या 6 वर्ष तक बच्चा जितनी भी भाषा विकास कर सकता है, जितना सीख सकता है, जो भी उसको कर्तव्य सम्मान जो भी उसको सिखाया जाए सीख लेता है, बहुत जल्दी सीखता है। उसके बाद से धीरे धीरे ये कम होने लगती है और डाउन हो जाती है, तो उस समय बच्चा सीख नहीं पाता है। तो ये 3-4 बातें करते हैं। एलईडी की बात करते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है, यूनिवर्सल ग्रामर का ये बोलते हैं कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रकार से होती है, अलग अलग लोग अपने लिए कानून बना करके और सीखते हैं, कार्य करते हैं। तो यहाँ पे एलईडी की बात करते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर। अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, 5 वर्ष के बाद ये धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये भी क्लियर हो गए आपके, नुमान चोम्स्की जी क्लियर हो गए। उसके बाद आप बात करेंगे उसका क्या, आइए अब बात कर लेते हैं क्या, हावर्ड गार्डनर। काफ़ी पूछता है इसको, हावर्ड गार्डनर की बात करेंगे। काफ़ी स्पीड से हम चल रहे हैं क्योंकि रिवीजन के तौर पे हम बस इस क्लास को ले रहे हैं। हावर्ड गार्डनर की हम लोग बात करेंगे। हावर्ड गार्डनर क्या दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इनमें इन्होंने लिए थे 8 प्रकार की बुद्धि, ये आप लोग याद रखिए, 8 प्रकार की बुद्धि का दिए थे सिद्धांत, जिसमें लिंग्विस्टिक भी होता है, म्यूजिकल भी होता है, ठीक है, बॉडली काइनेटिक भी होता है। अलग अलग प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं। ये कहते हैं कि एक ही इंसान में अलग अलग प्रकार की 8 प्रकार की बुद्धि होती है। जिस बुद्धि का वो डेवलप कर लेता है उसमें वो माहिर हो जाता है, जिसका नहीं कर पाता है वो दब के रह जाती है। तब इस इतना याद रखिए कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, ठीक है। ये 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अलग अलग डाटा देंगे, 8 प्रकार की बुद्धि के वो बात करते हैं। अब हो गया आपका गार्डनर भी हो गए, बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया था। और गार्डनर के बाद आ जाएंगे आपका क्या, हम लोग देख रहे हैं मैस्लो, इब्राहिम मैस्लो को देख ले रहे हैं। इब्राहिम मैस्लो की हम लोग बात कर लेंगे। इब्राहिम मैस्लो जी क्या करते हैं, मानवतावादी,
ये हैं मानवतावादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था ये रिलेट किया था क्या, इनके 5 स्टेज, इतना ही बस आप लोग याद रखिए, इनके 5 स्टेज इन्होंने दिए थे। 5 स्टेप में ये डिवाइड किया कि इंसान और मानव की क्या ज़रूरतें होती है। 1 2 3 4 5 स्टेज दिए थे। फर्स्ट पे इन्होंने फूड और रोटी कपड़ा को रखा था। सेकंड पे जाकर के इन्होंने सेफ्टी की बात की थी। थर्ड पे गए तो इन्होंने लव और बिलोंगनेस यानी प्रेम व्यवहार की बात किया थर्ड स्टेज में जाने के बाद। फोर्थ में गए, फोर्थ में जाकर के इन्होंने बात की अपने स्टेबिलिटी की बात की, और इसमें जाकर के बात करने लगे कि हमारा स्तर क्या होगा, स्तर की बात की। तो इनका बस ये याद रखिए कि ये पाँच स्तर दिए हैं, ठीक है, 5 स्तर की बात करते हैं अब्राहम मैस्लो। और इतना याद रखिए कि ये मानवतावादी वैज्ञानिक थे। कौन थे? इब्राहिम मैस्लो जी। इनके बारे में बस इतना याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं पूछता इनसे। तो इतना हो गया आपका। आज ये अगला हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग अगला देख लेंगे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड की बात कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सिगमंड फ्रायड को बहुत हम जल्दी में क्यों रिवीजन कर रहे हैं इसका, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम दे रहे हैं आपको टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में पूछेंगे, और सारे टॉपिक में हिंदी से लेकर CDP, इसमें मैथ और इंग्लिश में सेक्शन पूछ लेता है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड बात करते हैं, ये बात करते हैं क्या, मनोविश्लेषणात्मक विश्लेषण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसको आप याद रखिए, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, ठीक है। मनोविश्लेषण सिद्धांत दिए थे ये, ठीक है। उसके बाद से ये क्या बोले थे, यही बात करते हैं क्या यहाँ पे, यही बस याद रखिए कि ये बात करते हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात करते हैं, ठीक है। यही 3 की ये बात करते हैं कि कैसे ये कवर करता है। किसी भी इंसान में ईड जब जनरेट होता है, मतलब अहम, ठीक है, अहम जनरेट होता है, ठीक है, तो इसको एक कंट्रोल करने का काम करता है। और सबसे ज़्यादा ये सुपर ईगो इस पर कब्जा करता है कि क्या तुमको करना है, क्या नहीं करना है। ये अलग अलग स्टेज में इसको डिफाइन किए हैं। तो इस प्रकार की बस इतना याद रखिए कि ईड, ईगो और सुपर ईगो इन्हीं से संबंधित है। ये मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिए थे, कौन दिया था? सिगमंड फ्रायड। वैज्ञानिक इतना याद रखिए, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इन्हीं के अंदर ईड, ईगो और सुपर ईगो की बातें किए हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कौन सा, बिने और साइमन को ले रहे हैं। बिने और साइमन, बिने और साइमन क्या बोले थे? बिने और साइमन दिया था आईक्यू का फर्स्ट परीक्षण इन्होंने किया था 1905 में। बस इसके बारे में इतना ही ध्यान रखिए कि आईक्यू इंटेलिजेंस की पहली परीक्षा 1905 में इन्होंने किया। दोनों याद किए थे बिने और साइमन मिल करके। आईक्यू का 1905 में किया था। आईक्यू का फार्मूला क्या होता है इसको ध्यान रखिएगा, MA/CA/100। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है और आपकी मानसिक आयु मतलब दिमागी तौर आप 12 साल के बच्चे की तरह चला रहे हैं, तो इसको ऐसे कर लेंगे, आप 10 से इसको 10 बार में होगा, यानी 120 आपकी हो जाएगी क्या, IQ हो जाएगी। तो इस प्रकार से मानसिक आय होती है, एक्चुअल आय होती है। अगर 10 साल के हैं, आपकी 12 साल तक की बुद्धि चल जा रही है लड़के की समान, तो आप इसमें 120 आपकी IQ हो जाएगी। इतना ही बस इसमें याद रखने का काम है। बिने और साइमन ने पहला परीक्षण किया था 1905 में किए थे, और ये फार्मूला हो गया आपका IQ बराबर MA/CA/100, ठीक है। इतना बस आपको याद रखना है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। काफ़ी कम टाइम में हम इसको रिवीजन को ले रहे हैं, और इसको डिटेल में हम लोग एग्ज़ाम बाद भी आप कर लेंगे, और बिल्कुल अच्छे से इसको हम करवाएंगे। बिने साइमन की बात हो गई। अब आती हैं क्या, स्पीयरमैन। इन्होंने भी इंटेलिजेंस से ही किया था, स्पीयरमैन। इनके बारे में बस जान जाइए कि ये यस फैक्टर की बात किए थे, ठीक है, और बात किए थे जी फैक्टर। 2 फैक्टर के बारे में बात किए थे। तो ये बोले थे कि एक्स फैक्टर और जी फैक्टर। जी फैक्टर जो होता है वो सब में पर्याप्त पाया जाता है। जी फैक्टर समान तौर से होता है सब में, हर इंसान में जी फैक्टर पाया जाता है। लेकिन एस फैक्टर स्पेसिफिक जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो
अलग अलग, मान लीजिए जो कोई क्रिकेटर है वो फुटबॉल भी खेल रहा है तो वो सामान्य बुद्धि से तो फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन जो इसकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है उसकी वजह से वो क्रिकेट खेल रहा है, उसकी स्पेसिफिक वहाँ पे इंटेलिजेंस यूज हो रही है। तो बस इतना याद रखिए कि यस फैक्टर और जी फैक्टर की बात कौन किए थे, स्पीयरमैन जी ने बात किया था। यहाँ पे बस इतना याद रखना है आपको, यस फैक्टर और जी फैक्टर की बात करते हैं, ये भी इंटेलिजेंस के ही बारे में बात किए थे। तो बस यहाँ पे यही याद रखना, यस फैक्टर जी फैक्टर की बात स्पीयरमैन किए थे। आइए अब नेक्स्ट देख लें हम लोग। एक आ जाते हैं वैज्ञानिक हमारे क्या, डेनियल गोलमैन। इनके बारे में बस इतना याद रखिए, डेनियल गोलमैन के बारे में बस इतना याद रखिए कि ये जो सिद्धांत दिए थे वो क्या थे, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात किए थे, इंटेलिजेंस की बात किए थे। और इनका इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से एक बुक भी है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक बुक भी छापे थे इनका, डेनियल गोलमैन ने। इतना याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की बुक किसने छापा, तो डेनियल गोलमैन ने इसकी बात की थी। और सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कौन किए थे, कोई मेयर नाम का एक साइंटिस्ट था। मेयर बस याद रखिए, मेयर नाम का एक साइंटिस्ट थे, उसमें एक और आएगा उसका सहयोगी था। उन्होंने सबसे प्रथम सर्वप्रथम बात किए थे, कौन, मेयर और एक उसके सहयोगी थे, उन्होंने बात किया था। मेयर याद रखिए, एक अगर आप लोग याद रखेंगे दूसरा ऑटोमेटिक उसके साथ जोड़ के देगा, आप लोग कर लेंगे। मेन तौर से मेयर थे। और इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की जो बुक छापे थे वो छापे थे कौन, डेनियल गोलमैन ने छापा था। ठीक है, आ जाइए अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसको तो हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है आपके, क्या, स्टैनले हॉल के बारे में पूछ ही लेता है। ये हमेशा यही क्या बोले थे, किसको, एडोलेसेंस को बोले थे। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था को, किशोरावस्था को क्या बोले थे, तूफान एवं तनाव की अवस्था कौन सी, एडोलेसेंस थी। इसको इन्होंने बोला था स्टैनले हॉल। तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने बोला था, स्टैनले हॉल ने बोला था। किस अवस्था को बोला था, किशोरावस्था को इन्होंने बोला था कि तूफान और तनाव की अवस्था हुई। इनके बारे में बस इतना एक क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ चुका है। तो इसको आप लोग इतना याद रखिए कि तूफान एवं तनाव की अवस्था स्टैनले हॉल बोले थे, किशोरावस्था को बोले थे। इस अवस्था को कई लोग कई तरह से बोलते हैं, जैसे यहीं पर हम देख लेते हैं, इरिक्सन इसको बोलते हैं, इरिक्सन इसको वो क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब कि बच्चा अपनी स्टेज का तलाश करता रहता है, हम किस स्तर पे हैं, कहाँ हम खड़े हैं, हमारी क्या ओहदा होगी, क्या हमारा मतलब वो है, हमको कितना लोग महत्व दे रहे हैं। यहाँ पे आके बच्चा सोचने लगता है एडोलेसेंस में कि क्या हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस उसको हो जाती है, काफ़ी वो तनाव में रहता है, उसको समझ नहीं पाता हम किस स्टेज पे खड़े हैं, हमारी क्या ओहदा है, लोगों के सामने हमारी क्या स्टेज है, हमारी क्या लेवल है, वो काफ़ी तनावग्रस्त रहता है। तो इसी को बस इतना याद रखिए, इरिक इरिक्सन ने कहा था कि आइडेंटिटी क्राइसिस। आप इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस बोले थे इरिक इरिक्सन। तो यहाँ पे ये कवर हो गया। स्टैनले हॉल बोले थे तूफान एवं तनाव, किसी को किशोरावस्था को, ये दोनों लोग ऐसे बहुत लोग इसी को स्वर्णिम काल भी बोलते हैं। स्वर्णिम काल से भी अगर आ जाए किस अवस्था को बोलते हैं, तो किशोरावस्था को स्वर्णिम काल का भी अवस्था बोला जाता है। अलग अलग बोलते हैं कि यही दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला ये हम लोग देख लेते हैं। एक लास्ट वैज्ञानिक हमारे बचते हैं जिससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है, स्किनर को देख लीजिए आप लोग। स्किनर साहब क्या बोलते हैं, स्किनर जी बोले हैं कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण की बात करते हैं, मतलब इमिटेशन, मतलब बच्चा देख करके नकल करके हमारी भाषा सीख लेता है। और यहीं पे बात करते हैं क्या, रेनफोर्समेंट का। ये तो हमेशा पूछ लेता है। रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन की ये बात की है कौन, स्किनर महोदय बात की है। रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन की बात करते हैं, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके स्किनर साहब करते हैं। और आपके जितने भी हमने इम्पोर्टेंट आपके साइंटिस्ट जितने भी थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी थे हमने कवर कराया इसमें। आप इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, इसी में आपके सारे क्वेश्चन गेन हो जाएंगे। और इस वीडियो को मस्ट वन टाइम वॉच जरूर कीजिए। और जो भी आपके
दोस्त मित्र भाई बहन जहाँ भी हो उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मदद मिल सके। लास्ट टाइम रिवीजन है ये, इस रिवीजन का मदद आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एग्ज़ाम के बाद हम लोग इसका डिस्कस करेंगे और कल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि पेपर को कैसे हल किया जाए, कैसे तरीके से हल करेंगे और क्या क्या आप लोग उसमें बारीकियाँ अपनाएंगे। तो दोस्तों कल ज़रूर शाम को वीडियो वॉच कीजिए और देखिए क्या क्या बारीकियाँ लेना और कैसे क्रैक कर जाएंगे अब एग्ज़ाम को बिना इतने तैयारी। अगर जितनी मेरी वीडियो उतने देख लीजिए तो कम से कम आपका पेडोलॉजी का सेक्शन 50 से 60% कवर हो जाएगा और उसी से आएगा। अब बिल्कुल हम लोग बात करेंगे लास्ट में, उसी से आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा दोस्तों। तो आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिए, देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद बहुत बहुत आप वीडियो देखने के लिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।